हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। तो दोस्तों, आज जो है दूसरा आदर्श प्रश्न पत्र लेकर हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। इससे पहले एक आदर्श प्रश्न पत्र हो चुका है, आज दूसरा लेकर उपस्थित हुए आप लोग के सामने। यह आदर्श प्रश्न पत्र जो है ELT लिखित मुख्य परीक्षा 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आप लोग का पेपर होने वाला है दोस्तों, इसमें जो समय लगेगा 3 घंटे का होगा। जो अधिकतम अंक है वो भी 300 का है। कितना है? 300 का। और इसमें जो है मुख्य बातें यह ध्यान रखना है कि प्रश्नों की संरचना क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो प्रश्न हमारे होंगे वो टोटल 20 प्रश्न आएंगे। खंड अ और खंड ब में बटा हुआ है ये हमारा सेशन। तो यह जो है 20 प्रश्न हमारे आने वाले हैं। तो 10 प्रश्न जो है खंड अ से आएंगे और 10 प्रश्न जो है खंड ब से आएंगे। तो यहाँ पे जो खंड अ से प्रश्न है 10, उसमें जो है यदि हम प्रश्न के उत्तर लिखना है हमें तो कम से कम 125 शब्द लिखना अनिवार्य है। और खंड ब में यदि हमें उत्तर लिखना है तो कम से कम 200 शब्द उसमें लिखना अनिवार्य है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होंगे वह निर्धारित है। 10 प्रश्न यदि आप करते हैं खंड अ से तो उसमें से एक प्रश्न के अंक 8 अंक मिलेंगे। और खंड ब से जितने भी प्रश्न आप 10 करेंगे हर एक प्रश्न के लिए 12 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा जो है कुछ मुख्य सूचनाएं। आगे हम नोट्स में भी कुछ लिखे हैं तो इसको भी देख लीजिए क्या ध्यान रखने बातें योग्य है। तो यहाँ पे जो नोट्स में है कि कुछ ध्यान देने योग्य बातें। प्रश्नों में इंगित शब्द जो सीमा है उसका क्या करना है, ध्यान रखना है। क्या है? यानी कि जो है 200 शब्दों और 125 शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उससे कम शब्द न लिखे हों। तो प्रश्नों में इंगित जो शब्द सीमा है उसका ध्यान रखना है। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किसी पृष्ठ या पृष्ठ का भाग हो उससे पूर्णतः क्या करना है, काट देना। यानी कि यदि आधा पेज बाकी है किसी प्रश्न उत्तर का तो उसको काट दे, या पूरा पेज बाकी है उसको काट दे। ठीक है, आगे विशेष निर्देश दिए गए कि सभी प्रश्न करना क्या अनिवार्य है। उत्तर स्पष्ट, शुद्ध एवं क्रमबद्ध लिखें। जहाँ आवश्यक हो संस्कृत उदाहरण एवं श्लोकों का भी जो है अवश्य लिखें। यानी कि आप जहाँ इम्पॉर्टेंट हो आप जो संस्कृत के उदाहरण और जो श्लोकों को अवश्य शामिल करें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ विशेष नियम। अब आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न खंड अ से 10 है और प्रत्येक प्रश्न के जो शब्द लिखे जाएंगे 125, प्रत्येक अंक 8 है। प्रत्येक के 8 अंक है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने देखिए। यहाँ पे प्रश्न जो है कि समास की परिभाषा देते हुए द्वंद्व समास को स्पष्ट करें। तो सबसे क्या लिखना, सबसे पहले समास की हमें परिभाषा देना है। संस्कृत में भी परिभाषा और हिंदी में भी, तो आप संस्कृत के शब्दों को भी लिखिएगा। और जो है यहाँ पे द्वंद्व समास को स्पष्ट कर दीजिए। जब द्वंद्व समास लिखेंगे तो एक लाइन में द्वंद्व समास की परिभाषा को भी आप दीजिएगा और फिर उसके उदाहरण को स्पष्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यह हमारा हो गया प्रश्न 1। प्रश्न दूसरा हमारा है संस्कृत साहित्य के विकास में वेद, उपनिषद एवं पुराणों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास भी पढ़ना है दोस्तों। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास से यह एक प्रश्न है कि जो इसमें वेद है, उपनिषद और पुराणों की जो भूमिका है संस्कृत साहित्य के विकास में, उसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। आप बताना है कि संस्कृत साहित्य की भूमिका में जो है यह तीनों का विशेष रूप से योगदान है। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा है व्याकरण से सशोष्ठी सूत्र का अर्थ एवं उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। सबसे पहले में क्या लिखना है, सशोष्ठी सूत्र को बताना है, फिर उसके अर्थ को बताना है हिंदी में कि सशोष्ठी होता क्या है, फिर उसके 1-2 उदाहरण आप प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा हमारा है मोनो अनुस्वार सूत्र को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मो अनुस्वार जो सूत्र है उसकी परिभाषा देना है, उसको सूत्र को बताना है, फिर उसके उदाहरण को यहाँ पे बताना है। ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, निम्नलिखित श्लोकों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे श्लोक है, एक श्लोक दिया गया, यहाँ पे एक ही श्लोक दिए हैं। अति स्नेह पाप शंकी, यह श्लोक है, एक लाइन है, पंक्ति, इसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो आप इसको व्याख्या करिएगा। आगे जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो कठोपनिषद जो है उसमें कठोपनिषद में आत्मा को बताया गया और भागवत गीता में भी आत्मा को बताया गया। तो यहाँ पूछा है कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का क्या करिए, वर्णन कीजिए। यह हमारा 6वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रमुख उपसर्गों को उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उपसर्ग कुल संस्कृत में 22 होते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं इसको बताना है और जो इसके उदाहरण जो है
कुछ जो उपसर्गों के उदाहरण हमें बता देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया 7वां प्रश्न। 8वां है अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो अलंकार किसे कहते हैं ये हमें बताना है, और उसमें जो है उपमा अलंकार है उसको बताते हुए उसके उदाहरण को स्पष्ट करना है। ये हमारा 8वां प्रश्न है। आगे हम 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न, आगे हमारा 9 नंबर का प्रश्न है रस सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो रस किसे कहते हैं, उसके सिद्धांत का क्या करना है, संक्षिप्त हमें परिचय देना। रस सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय हमारा प्रश्न संख्या 9 में देना है। 10वें में नायक के भेदों का वर्णन कीजिए। तो नायक के कितने भेद होते हैं उसका जो हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो नायक के जो भेद होते हैं उसको बताना कितने होते हैं, और प्रत्येक नायक के थोड़े थोड़े हम बातों को लिख देना है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 10 हो गया। आइए हम लोग चलते हैं खंड बी की तरह, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। क्या है, इसके थोड़े से प्रश्न लंबे लिखने होंगे, यानी कि आप इसमें 200 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। 200 300 नहीं दोस्तों, 200 शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और प्रत्येक के जो है अंक कितने हैं, तो प्रत्येक के जो है यहाँ पे जो है 12 अंक है। कितने हैं, 12 अंक है। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 200 शब्द लिखे होंगे और अंक जो है 12 हैं। आगे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है लकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो लकार जो है उसको बताना, उसका संक्षिप्त परिचय देना। ये हमारा 11 नंबर का प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है कालिदास के काव्यों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कालिदास के जो काव्य है उनके जो है प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। किसके, कालिदास। तो कालिदास के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, फिर उनके काव्य की जो विशेषताएं, काव्य की विशेषताओं का वर्णन हमें इस प्रश्न में करना है। 13 नंबर का प्रश्न है पाणिनि व्याकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पाणिनि जो है व्याकरण लिखे अष्टाध्यायी, उनके व्याकरण की जो है विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी पाणिनि के जो व्याकरण लिखे गए उसकी विशेषताओं का यहाँ पे वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 13 का। 14 प्रश्न है मेघदूत में प्रकृति चित्रण का विवेचन कीजिए। तो मेघदूत में जो प्रकृति चित्रण है उसका क्या करना है, विवेचन करना है। ये हमारा प्रश्न संख्या 14 है। तो प्रकृति चित्र का वर्णन करेंगे तो सबसे पहले मेघदूत को भी 1-2 लाइन में बता देंगे और उसका जो है फिर प्रकृति चित्रण करेंगे। आगे है महाकवि भारवी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पे जो महाकवि भारवी हैं उनका जो है संक्षिप्त परिचय देना है। ठीक है, ये हमारा 15 प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है संस्कृत साहित्य में महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संस्कृत साहित्य में जो महाकाव्य लिखे जाते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं इसको आप बताएंगे, फिर उसकी विशेषताओं को बताएंगे। ठीक है, तो महाकाव्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, महाकाव्य किसे कहते हैं, ये सभी को आप इस प्रश्न के अंतर्गत लिखेंगे उत्तर को। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है संस्कृत नाटक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो संस्कृत में नाटक लिखे गए उसकी क्या विशेषता है उसको बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है संधि विच्छेद कीजिए। तो इन तीनों का जो है संधि विच्छेद करना है, तल्लोक, गवाग्रम और गजेंद्र, यह जो है संधि विच्छेद करना है तीनों का। अगला प्रश्न संख्या 19 है मेघदूत के पूर्व मेघ का भावार्थ लिखिए। तो मेघदूत का जो पूर्व मेघ है उसके भावार्थों को लिखना है, यानी पूरे चैप्टर मेघदूत के भावार्थ को बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित सूक्ति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे निम्नलिखित सूक्ति है, जैसे यहाँ पे सूक्ति हमारी है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। तो यहाँ पे सूक्ति हमने एक दिया है, जबकि कई सूक्तियाँ होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक सूक्ति दिया है। निम्नलिखित सूक्ति की व्याख्या कीजिए। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। तो दोस्तों यह हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो है व्याकरण से भी रखे गए, साहित्य से भी रखे गए और साहित्य के ग्रंथों से भी रखे गए दोस्तों। तो यह रहा आज की हमारी जो है आदर्श प्रश्न पत्र जो दूसरा था उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो उम्मीद करती है यह प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसके कुछ प्रश्न को आप इसको जो है लिख सकते हैं, इसके उत्तर को लिखिएगा, प्रयास करिएगा कि आपके इतने जो उत्तर हैं इसको जो है हम 3 घंटे में पूर्ण कर लें। तो आज के लिए इतना रखेंगे दोस्तों। आगे की जो आदर्श प्रश्न पत्र है उसको हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। आप उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप जो है इनके आंसर को जरूर लिखेंगे। थैंक यू।